कोरोना महामारी देश को डरा रही है। अब तक सिर्फ महानगरों और बड़े शहरों में ही कोरोना के संक्रमण का असर देखने को मिलता था, लेकिन अब इस वायरस ने गांव में पैर पसारना शुरू कर दिया है। बड़े बड़े शहरों से जो प्रवासी मजदूर अपने गांवों की ओर लौट रहे हैं, उनमें से कुछ के कोरोना पॉजिटिव होने की खबरें सामने आ रही हैं, जिसकी वजह से गांव पर अब कोरोना का संकट मंडराने लगा है। कहा जाता है कि कोरोना खुद कहीं नहीं जाता, इसे इंसान ही एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाता है। अब सवाल यह कि आखिर गांव में इसका संक्रमण फैलने से कैसे रुकेगा। सबसे बड़ा मुद्दा में आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर गांव में इस वायरस को फैलने से कैसे रोका जाए। लेकिन हालात क्या है उत्तर प्रदेश के अलग अलग गांव में, पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। रास्ते में जांच कोई चेकिंग हुई है कि कोई नहीं, आप लोगों को कहीं कोरोना ना हो, कहीं दूसरों को आपके जरिए हो जाए, कहीं चेकिंग हो, कुछ हुई है? अभी कहीं ना जांच हुई है, कहीं चेकिंग नहीं हुई है? कहीं नहीं, कहीं चेकिंग नहीं हुई है। कोरोना वायरस की चपेट में अब सिर्फ बड़े शहर ही नहीं है, बल्कि गांव-गांव तक इसका संक्रमण फैल चुका है। सूबे के सभी 75 जिले कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं और इसका कारण है बड़े बड़े शहरों और महानगरों से गांवों की ओर लगातार हो रहा पलायन। ये प्रवासी मजदूर अपनी जिंदगी बचाने के लिए शहर से गांवों का रुख कर रहे हैं, लेकिन इन्हें नहीं पता कि ये जाने अनजाने अपने गांव को भी खतरे में डाल रहे हैं। खुद स्वास्थ्य मंत्री भी इस पर चिंता जाहिर कर चुके हैं। जो हमारे पूर्वांचल के एरिया में 1, 2, 3, 4 ऐसे करके जो निकल रहे हैं, ये सब श्रमिक के लोग ही हैं। तो इनका पॉजिटिव तो ये तब है जब हम इनका लगातार हम लोग इनका सैम्पलिंग कर रहे हैं, जो भी क्वारंटीन में आ रहे हैं तो सैम्पलिंग तो कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जो हमारा जो सिस्टम जो बना है नीचे होम क्वारंटीन के लिए, वहाँ हमारा आशा वर्कर और ANM और मेडिकल स्टाफ मिलके वो लगातार उनका अपने एरिया के अंदर परीक्षण करते हैं। अब आप इन तस्वीरों को ही देखिए, ये किसी भी कीमत पर जल्द से जल्द गांव पहुंचना चाहते हैं। इन्हें ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल है और ना ही किसी दूसरे प्रोटोकॉल का। डॉक्टर्स भी मानते हैं कि अगर सावधानी नहीं बरती गई तो ये कोरोना विस्फोट का बड़ा कारण साबित हो सकते हैं। इस कड़ी में हम 1, 2, 3, 4 लोगों को भी संक्रमित लोगों को छोड़ देंगे। उनको हम क्वारंटाइन करने से अगर चूक जाएंगे तो निश्चित रूप से वो जिस एरिया या जिस समाज में रहेंगे उसको पूरे को संक्रमित कर देंगे। किसी भी बाहर से आने वाले व्यक्ति को छिपाया ना जाए। उनका जो क्वारंटाइन सेंटर है उनको पूरा प्रोटोकॉल के अनुसार उसे उनको क्वारंटाइन किया जाए और जो क्वारंटाइन उनका पूरा हो जाए और जब वो पूरी तरह से स्वस्थ हों क्वारंटाइन के बाद, तभी उनको आम जनों के बीच में घुलने मिलने दिया जाए। इसी पर हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, अन्यथा हमारी स्थिति और भयावह हो। सरकार का भी मानना है कि ये पलायन की तस्वीर आने वाले दिन में दूसरों के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है, लेकिन जिस तरह से शहरों से गांवों की तरफ ये लाखों प्रवासियों का रेला निकल पड़ा है, उसके आगे सारे इंतजाम पौने साबित हो रहे हैं। कोरोना गांवों में पहुंच रहा है, निश्चित तौर पर इसकी जिम्मेवारी या तो राज्य सरकारों की है या केंद्र सरकार की है। जब मजदूर लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी तब मजदूरों को आपको घर लाना चाहिए था और इस वक्त मजदूर वापस जा रहे होते। विपक्ष सरकार की तैयारियों पर सवाल उठा रहा है तो सत्ता पक्ष का कहना है कि सरकार की तरफ से सभी कदम उठाए जा रहे हैं। मजदूरों के पलायन की यह तस्वीर देखकर हर कोई हैरान और परेशान। कभी भूख इन्हें गांवों से शहर लेकर आई थी और आज वही भूख इन्हें शहर से वापस गांवों की ओर ले जा रही है। लेकिन इसके साथ ही ये मजदूर वायरस का संक्रमण भी अपने गांव लेकर जा रहे हैं। ऐसे में अगर समय रहते इस पर कंट्रोल नहीं किया गया तो ये वायरस गांवों के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। टीम न्यूज़ स्टेट। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ गए। मेरे साथ अशोक पांडे साहब जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। सैफ खान साहब जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के समर्थक हैं। सत्यजीत सिंह अतवारा साहब जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं PSPL के। डॉक्टर युगांतर पांडे साहब जुड़ गए हैं, सीनियर फिजिशियन हैं।
आप सभी का बहुत स्वागत है। इसके अलावा मेरे सहयोगी अविनाश सिंह जुड़ रहे हैं लखनऊ से, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन अशोक पांडे साहब, ये जो गांव में कोरोना पहुंच रहा है सर, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, आपको बता दें कि हमारी सरकार ने शुरू में ही बार बार कहा था कि कोई भी मजदूर, प्रवासी मजदूर पैदल न चले, उसकी सूचना हो रही है। हमारी सरकार बसों से और ट्रेनों से उन्हें ला रही है। आपने देखा होगा जिस दिन दिल्ली के बॉर्डर पे, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बॉर्डर पर अचानक भीड़ बढ़ाई गई थी जानबूझ के साजिशन, लेकिन हमारे योगी जी ने जिस तरह से बसों को भेज के उन्हें लाने का काम किया, ये सराहनीय प्रयास है। जो भी मजदूर आ रहे हैं उनको क्वारंटाइन सेंटर हमने बनाया है। स्कूलों में हर जगह उनको क्वारंटाइन करने के बाद ही छोड़ा जा रहा है। ये अलग बात है जो आनन फानन में कोई मजदूर टैंकर में भर के चला रहा है, कहीं कोई कह रहा है कि हम आने वालों का किराया हमारी पार्टी दे रही है और वो बेचारे कट के मर जा रहे हैं बम्बई के रास्ते में। अशोक पांडे साहब, इतनी कथा सुनाने की तो जरूरत ही नहीं है। मैं तो आपसे सीधे पूछ रहा हूं कि जो गांव में कोरोना पहुंच रहा है उसका जिम्मेदार कौन है? सीधा सीधा जवाब दे दीजिए। आप लगे कथा सुनाने सर, बताइए ना कौन जिम्मेदार है गांव में कोरोना पहुंच रहा है? देखिए, गांव में निश्चित सुन लीजिए, जो गांव में कोरोना है निश्चित तौर पे जो लोग शहरों से इस तरह के मजदूर आ रहे हैं, मेरा ये मानना है हमारी सरकार जांच करा रही है। लेकिन जो उस तरह आ जा रहे हैं निश्चित कौन सी जांच करा रही है आपकी सरकार कि कोरोना गांव में क्यों पहुंच गया? इसकी जांच करा रही है आपकी सरकार। अशोक पांडे साहब, इसकी जांच आप करा रहे हैं कि कोरोना कैसे गांव में पहुंच रहा है? जांच नहीं, आप कोई भी, हमें तो नहीं पता सर। आप कोई भी मजदूर बिना जांच के गांव में प्रवेश नहीं पाएगा। सर मैं ये पूछ रहा हूं अशोक पांडे साहब, सीधा सवाल पूछ रहा हूं, आप बार बार कथा सुनाने लगते हैं। मैं कह रहा हूं कि जो गांव में कोरोना पहुंच रहा है, जो मजदूर कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है सर? सीधा सा जवाब दे दीजिए। देखिए, अब बार बार हमारी सरकार कह रही है पैदल मत चलिए मजदूर, पैदल मत आइए, आपको हम लाएंगे। मतलब शौक है ना उनको? कह रहे हैं अशोक पांडे साहब, उनको शौक है, वो शौक से पैदल जा रहे हैं, वो शौक से ये चाहते हैं कि कोरोना हो जाए उनको, है ना सर? वो शौकिया पैदल चल रहा है ना। कुछ मजदूर कमाल कर रहे हैं सर। मजदूर जो है टैंकर में चोरी से आए थे, कमाल कर रहे हैं सर। ये भी दुर्भाग्यजनक। अरे आप ये भी तो समझिए सर, उनकी मजबूरी है। अरे निकल जाए ना किस दिन सड़कों पर। अशोक पांडे साहब, ये जो घर में बैठ के बात कर रहे हैं, निकल जाइए सड़क पर, पता चल जाएगा मजदूर कहाँ पैदल सड़कों पर चल रहे हैं। एक साजिश भी की गई बांद्रा में अचानक भीड़ लगवाई गई। सर कमाल करते हैं आप। बॉर्डर पर भीड़ बढ़ाई गई, ये भी एक साजिश थी जिसके तहत अब आप गांव में कोरोना फैल रहा है, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर आप रोक नहीं पाए तो साजिश बता रहे हैं। कोई बात नहीं सर। सैफ खान साहब, मुझे एक बात बताइए कि आप ही तो कह रहे थे ना कि मजदूरों को भी सरकार वापस बुलाए, मजदूरों को भी सरकार वापस बुलाए। आपको क्या व्यवस्था नहीं पता थी यहाँ की क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है? आप लोगों ने उकसाना शुरू कर दिया और उसका नतीजा क्या हुआ कि शहरों में तो था ही, वो गांव में भी पहुंच गया। एक चीज मुझे बताइए जी, बिल्कुल जो परेशान थे उनको ले जाना चाहिए था, व्यवस्था बनानी चाहिए थी, मगर क्या ऐसे कि अगर गाजियाबाद से कोई हरदोई जा रहा है तो बसेस के लिए 1000 रुपए दे रहा है, और जो बिना चेकिंग के जा रहा है, बिना आपके चैनल पे ही अभी जो है पूछवाया गया लोगों से कि क्या उनका कोई टेस्ट हुआ है, क्या उनको रोक के कोई टेस्ट किया गया है, या ऐसी कोई व्यवस्था की गई है सरकार की तरफ से? कुछ भी नहीं। क्या ये सरकार को इंप्लीमेंट करना चाहिए था? बस सरकार की तरफ से जो प्रतिनिधि बैठ के यहाँ चैनलों पे सिर्फ बोलना जानते हैं, वो सच्चाई जो है ग्राउंड स्तर से बिल्कुल अलग है। लोग पैदल जा रहे हैं, आप जो है उसको कहते हैं कि आपने कंट्रोवर्सी कोई की हुई थी, इसकी वजह से लोग जो है पैदल चले गए थे। भाई वो मजबूर थे, खाना नहीं था उनके पास, उनको कोई व्यवस्था नहीं मिली हुई थी। ट्रेनों के 4-4 हजार की टिकट, 317 किराया दे रहा था, किराया दिया आपने, 1,000 रुपए के टिकट, किराया आपने कहा किराया देंगे और रेल की पटरी पर पैदल आ रहे थे। अब आप बोल रहे थे, मैं चुपचाप सुन रहा था, आप हिम्मत है तो जवाब दीजिए। बिना चेक करे वो कैसे गांव आपने जाने दिया? क्या व्यवस्था आपने की? भीड़ बढ़ाए थे, चैनल ने दिखाया है, इसका जवाब दीजिए। चैनल ने पूछवाया है, आप इस बात का जवाब दीजिए। सरकार को बदनाम करने के लिए की बड़ाई मत करिए, मुझे बताइए कितने लोगों का टेस्ट करा दिया आपने जो गए हैं अपने गाँव?
कह रहे थे कि हम किराया दे रहे हैं और किराया नहीं दिए, महाराष्ट्र से पैदल आ रहे थे मजदूर, कट के मर गए। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। कितने टेस्ट कराए हैं उत्तर प्रदेश ये शर्मनाक है। अरविंद केजरीवाल ने बदलपुर बॉर्डर पर भीड़ बढ़ाया था। मुझे ये बताइए कितने टेस्ट किए हैं? और हमारी सरकार ने बसों को भेज के उन मजदूरों को उत्तर प्रदेश में लाया। हमने ये फैसला लिया कि जो मजदूर आएंगे उनको जाने नहीं देंगे, उनको रोजगार मुहैया कराएंगे, उनको मकान देंगे, जो फंसे हैं उन्हें 5 किलो अनाज देंगे, 1 किलो चना देंगे। कांग्रेस पार्टी तो खाली जुमला कर रही थी। सरकार को शर्म आनी चाहिए और रिजाइन कर देना चाहिए। भाषण देना जानते आपने क्या व्यवस्था कराई है ये बताइए। कितने टेस्ट करवाए आपने ये बताइए, नहीं तो शर्म आनी चाहिए और रिजाइन करिए। आप मैं मांग झूठ करता हूं बोलना जानते हैं कांग्रेस पार्टी के लोग, जो चैनल पे बैठ के भाषण देना जानते थे, भाषण दे रहे हैं। बताइए ना कितनी व्यवस्था की है। सैफ खान साहब, लेकिन एक सवाल का जवाब तो दीजिए। नेता ने कहा कि अभी लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए जब तक इटली न बन जाए। अशोक पांडे साहब एक मिनट, ठीक है ना, कहां चले जाते हैं आप? बात उत्तर प्रदेश की करते हैं, देश से बाहर चले जाते हैं। सैफ खान साहब, मुझे एक बात तो बताइए, सैफ खान साहब, आपको ये नहीं पता था इस देश की जनसंख्या क्या है? सैफ खान साहब, आपको ये नहीं पता था इस देश में व्यवस्थाएं कैसी हैं? आपने कह दिया भाई मजदूरों को भी वापस लाओ। आपको ये नहीं पता था लाखों लाख मजदूर हैं, वो आएंगे तो समस्या बढ़ जाएगी। इसमें क्या दिक्कत थी कि जो जहां है वहीं रहता? नहीं, देखिए कैसे रहता। 40 करोड़ लोग बेरोजगार है। CMIE कह रहा है, ये सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी कह रही है 40 करोड़ लोगों ने अपनी नौकरियां खोई हैं। अब उसकी व्यवस्था सरकार को बनानी चाहिए थी ना, और वो भी इस चीज को ध्यान रखते हुए कि वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखे। दूसरी चीज जो है उनका टेस्ट किया जाए, फिर वो क्वारंटीन सेंटर में उनको रखा जाए। मगर ऐसी कोई व्यवस्था हमें देखने को नहीं मिलती सरकार की तरफ से। दिखाई सिर्फ ये देता है कि इनके झूठे प्रवक्ता और ये झूठी पार्टी जो है बैठ के सिर्फ चैनलों पे भाषण देना जानती है। चलिए मैं आता हूं सैफ खान साहब, दूसरे राउंड जाऊंगा आपके पास। 1,000 के बस। चलिए सर, आप दोनों बाद में लड़ लीजिएगा, अभी आ जाऊंगा सर। 5 मिनट दे दीजिए मुझे। सत्यजीत सिंह अतवारा साहब, स्थिति तो जो देखने में लग रही है वो अच्छी नहीं लग रही है। अगर ये गाँव में पहुंच गया कोरोना सर ना, ज्यादा अभी भी मुझे लगता है कि वक्त है, अभी भी जो लोग वापस आ रहे हैं उनको क्वारंटीन किया जाए, उनको उनके घर से दूर रखा जाए, तभी स्थिति सुधर सकती है। हमें तो स्थिति की चिंता है। जी देखिए अंजीत जी, मैं बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बड़ी दयनीय है। दयनीय क्यों है? जो है कि इनकी नीति ही नहीं स्पष्ट हो पा रही, किस नीति पे चल रहे हैं, जो है सबसे बड़ी बात है। मैं बार बार ये कहना चाहूंगा कि इंडिया तो सुरक्षित हो गया है, लेकिन भारत सड़कों पे है। इंडिया को कोई दिक्कत नहीं है, भारत सड़कों पे चल रहा है। भारत की स्थिति यह है कि वो सड़कों पे ट्रकों से, गाड़ियों से दबाया जा रहा है, दब के मर रहे हैं लोग, ट्रेन की पटरियों के नीचे दब के मर रहे हैं। और उसी भारत को परेशानी झेलनी पड़ रही है। जो गरीब हैं, जो मजदूर हैं, जो कामगार हैं, जो भारत की रीढ़ हैं, वही मजदूर, वही गरीब, वही कामगार, आज स्थिति उनकी दयनीय होती चली जा रही है। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय ने कहा कि बांद्रा में जानबूझ के छोड़ दिया गया। अभी इन्होंने कहा कि दिल्ली और गाजियाबाद के बॉर्डर पे जानबूझ के छोड़ दिया गया। आप एक चीज बताइए कि उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ सब कहीं षड्यंत्र ही हो रहा है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, मतलब ये कहना क्या चाहते हैं? ये कहना ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की स्थिति बड़ी अच्छी है, बड़ी मजबूत है, लेकिन बॉम्बे में षड्यंत्र हो जाता है, दिल्ली में षड्यंत्र हो जाता है, उत्तर प्रदेश के विरोधी दल के लोग षड्यंत्र कर देते हैं। अरे शर्म आनी चाहिए इनको शर्म इसलिए आनी चाहिए कि शुरुआती दौर में मैंने बात कही थी कि अगर कामगार गांव की तरफ चले आए तो स्थिति बड़ी भयावह हो जाएगी। मैंने अभी एक डिबेट में कहा था, आप ही के डिबेट में मैंने कहा था कि जुलाई तक 1 करोड़ की आबादी जो है ग्रसित हो जाएगी, संक्रमित हो जाएगी। फिर कहता हूं जुलाई तक 1 करोड़ की आबादी, अगर यही रवैया रहा भारतीय जनता पार्टी का। चलिए सर, सत्यजीत सिंह अतवारा साहब, जो आप भविष्यवाणी कर रहे हो बहुत ज्यादा खतरनाक है। मेरे साथ सीनियर फिजिशियन भी हैं इस वक्त, उनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर युगांतर पांडे साहब। युगांतर पांडे जी, बताइए कि गांव में जो कोरोना पहुंच रहा है, इसके क्या इफेक्ट होंगे आने वाले कुछ दिनों में? क्या हालात आपको लगते हैं?
हाँ नहीं, ये अभी तक भारत एक अच्छी पोजीशन में था और जो नीतियां थी वो उनके हिसाब से सही चल रहा था और इसीलिए हमने अर्ली लॉकडाउन भी लिया और बहुत लॉकडाउन लेने के बाद हमने मजदूरों को सबका पलायन उस समय रोका कि हम इस फायदे के सिचुएशन में रहें। मगर ये जो सिचुएशन अब जनरेट हो रही है ये थोड़ी सी खतरनाक है और थोड़ी सी डरावनी है, क्योंकि जो लोग ट्रेन से आए या बस से आए या सरकार के द्वारा लाए गए, इनका रिकॉर्ड तो आपके पास होता है कि ये आदमी यहाँ से आया और ये यहाँ जाएगा, उसका रिकॉर्ड आपके पास होता है, उसको क्वारंटीन कर सकते हैं, आप उसकी जांचें करा सकते हैं। मगर जो पैदल आ रहे हैं, साइकिल से आ रहे हैं, वो बहुत मजबूर लोग हैं, किसी खुशी खुशी बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, हमको उनके साथ पूरी सिंपैथी होनी चाहिए। और मगर ये लोगों की रजिस्ट्री नहीं है एक रिकॉर्ड में सरकार के पास या किसी के पास कि ये कहाँ से आए हैं और ये कहाँ जाएंगे, ये कभी भी रास्ते में कहीं भी निकल सकते हैं। तो ये एक खतरनाक स्थिति है, भयावह है और ये अभी हमारा जो एडवांटेज था अब तक का हिंदुस्तान का, वो हम खो सकते हैं अपना एडवांटेज और हम एक बहुत बुरी सिचुएशन की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि आगे हमको एक बहुत बड़े खतरे की तरफ आगाह कर रही है और हम उसमें फंसने जा रहे हैं, ये जरूर लग रहा है। कोई आइडिया है सर आपके पास जो सुझाव आप देना चाहते हैं? जो कोरोना का भय है वो एक हालांकि बड़ी खराब बात है कि जो सुझाव ये कि थोड़ा सा हम राजनेताओं को बहस आपस में नहीं करनी चाहिए, ये काम प्रशासन का था, सरकार आदेश देती है तो प्रशासन के अधिकारी और उन लोगों को और एक्टिव होना चाहिए, बाहर आना चाहिए। मैं देख रहा हूँ सब जगह, आप देखिए सारे अधिकारी कहीं कमरे में बैठे, कोई वेबिनार पे है, कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में है, मगर सड़क पे तो जनता है। तो सब लोग क्वारंटाइन पकड़ के सब अपने सुरक्षित घरों में बैठे हैं, लेकिन सरकार पॉलिसी बना सकती है मगर उसको इम्प्लीमेंट तो सरकारी अधिकारी करेंगे। बिल्कुल ठीक तो है। अधिकारियों को एक्टिव होना चाहिए, हमको सबको, आपको दिख रहा है, क्यों नहीं अधिकारी और सरकारी लोगों को ये चीज क्यों नहीं दिख रहा और उनको हम क्यों नहीं एक्टिव कर रहे? यही देश को यही लोग चला रहे हैं, 70 साल चलाया है, तो हमको उनकी जिम्मेदारी देखनी चाहिए, बशर्ते कि कांग्रेस और बीजेपी और सब आपस में यहाँ लड़े। ये सबके टाइम में हुआ है, ऐसा नहीं है कि देश में पहली बार आपदा आई है, कभी सूखा पड़ता है, कभी बरसात होती है, कभी बाढ़ आती है, सब जगह हमको अपनी कमियां दिखाई पड़ती हैं। चलिए मैं आता हूं डॉक्टर साहब आपके पास और कुछ और भी आपसे समझने की कोशिश करूंगा, लेकिन मेरे साथ अविनाश सिंह बने हुए हमारे सहयोगी हैं और लगातार लखनऊ में हैं, जमीन पर देख रहे हैं क्या हालात हैं सरकार से लेकर के और मजदूरों के बीच में क्या स्थिति। अविनाश बताइए कि गांव में अगर कोरोना फैल रहा है तो ये क्यों फैल रहा है, गलती चूक कहां पर हुई? अंजीत देखिए, कोरोना फैल रहा नहीं बल्कि फैल चुका है। आजमगढ़ समेत कई ऐसे ज़िले हैं जहां पर पिछले कुछ हफ्तों में आए हुए मजदूर संक्रमित पाए गए हैं और ये भयावह तस्वीर है, चूँकि ये खतरनाक स्थिति है। हालांकि एक चीज़ बहुत ही क्लियर देखी जा रही है अंजीत, चाहे कोई भी सरकार हो, किसी राज्य की सरकार हो, वो ये बोल रही है कि हमारे यहाँ अगर कोई मजदूर आता है या हमारे यहाँ से जाता है तो उसका स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाता है। आपको भी पता है कि स्वास्थ्य परीक्षण के नाम पर क्या होता है, सिर्फ थर्मल स्क्रीनिंग होती है और थर्मल स्क्रीनिंग में सिर्फ इस बात का पता चलता है कि आपका बॉडी टेम्परेचर कितना है, यानी कि आपको बुखार है या नहीं है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर बुखार नहीं है तो ये जरूरी नहीं है कि उसके अंदर कोरोना के वायरस नहीं है, क्योंकि ये बात साफ हो चुकी है कि इसके जो सिम्टम्स हैं बहुत जल्द सामने नहीं आ रहे हैं। लाखों की तादाद में ऐसे लोग आए हैं और चूंकि हर सरकार ये बोल रही है कि उनको होम क्वारंटीन में भेजा जा रहा है, ये जरूरी नहीं है कि एक हफ्ते के अंदर या 2-4 दिन के अंदर उस व्यक्ति के अंदर वो सिम्टम आए। तो ये एक बहुत विचित्र और कह सकते हैं कि बहुत भयावह तस्वीर है, क्योंकि हमने देखा, और चूंकि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो तकरीबन ये सरकार का आंकड़ा है कि 9 लाख के आसपास जो प्रवासी मजदूर हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश में आ चुके हैं। इसमें से सबसे एक पॉइंट वाली बात अंजित ये है कि अगर हम पिछले 1 से 1.5 हफ्तों की बात करें तो जो मजदूर बाहर से आए हैं उनमें अगर महाराष्ट्र की बात करें और गुजरात की बात करें तो जो संक्रमित मजदूर पाए गए हैं उनमें देखा गया है कि उनमें एक बड़ी तादाद महाराष्ट्र और गुजरात से आए मजदूरों की है। तो ऐसी व्यवस्था सरकार क्यों नहीं कर रही है कि चलिए, चूंकि सरकार के पास इतने टेस्टिंग लैब नहीं है अगर पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें, लेकिन अगर जो महाराष्ट्र से जो लोग आ रहे हैं या फिर जो गुजरात से लोग आ रहे हैं तो क्यों ना उनका सटीक तरीके से स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाए। अगर स्वास्थ्य परीक्षण नहीं हो पाता है तो अलग से उनको क्यों क्वारंटीन होम में क्यों नहीं रखा जाता है, क्यों उनको बोला जाता है कि थर्मल स्क्रीनिंग के बाद आप अपने गांव चले जाइए, और घरों में लोग किस तरीके से रह रहे हैं ये बात किसी से छिपी नहीं है। और अगर ये स्थिति जारी रही अंजीत तो स्थिति इतनी खतरनाक हो सकती है, क्योंकि सड़कों पर जब हम लोग निकलते हैं, आप भी देखते होंगे, तो ट्रकों में जिस तरीके से लोग एक ट्रक में 200-200 लोग आ रहे हैं। अभी मैं एक स्टोरी कवर करके आ रहा हूं, यहीं लखनऊ कमता चौराहे, कम से कम 15 ट्रकें खड़ी थी, उसमें से 6
से 7 ट्रकें थी जो महाराष्ट्र और गुजरात से आ रही थी। एक ट्रक में तकरीबन 100 से 150 लोग थे। 2 लेयर बनाई गई थी ट्रकों में, एक लेयर में नीचे लोग झुककर बैठे थे, दूसरे लेयर में लोग ऊपर बैठे थे। तो ये तस्वीर है, और चूंकि सबको पता है, ऐसी बात नहीं है कि किसी सरकार को ये चीजें दिख नहीं रही है, सबको पता है। लेकिन अब चूंकि बिल्कुल अविनाश, अगर हमें रात में नोएडा में 12 बजे के बाद जाते हुए अगर मजदूर पैदल जाते हुए दिख जाते हैं, आपको ट्रकों में दिख रहे हैं, विपक्ष को भी दिख रहे हैं, सरकार को भी दिख रहे हैं, किसी की आंखें बंद नहीं, सबको दिख रहे हैं। सैफ खान साहब, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, आप बोल लीजिए, फिर अशोक पांडे साहब बोलेंगे। देखिए, मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा 30 जनवरी को पहला केस केरला में रजिस्टर्ड हुआ था। उस वक्त सरकार क्या कर रही थी? अगर उसी वक्त ही लॉकडाउन कर दिया होता तो आज हमें दिन ना देखने पड़ते। आज हमारे देश की ये स्थिति है कि आज हम चाइना से ऊपर आ गए हैं नंबर्स में। कोरोना वायरस के केसेस से लेके आज हम चाइना से ऊपर हैं। अगर हम ऐसी स्थिति रखेंगे और कुछ से कंट्रोल नहीं करेंगे, क्वारंटाइन नहीं करेंगे, लोगों पर रोक नहीं लगाएंगे, लोगों को मॉनिटर नहीं करेंगे, तो फिर क्या हाल होगा ये शायद जो है आपके चैनल पे जो है अब कोई क्या कहेगा। ये नंबर जो है मल्टीप्लाई होते रहेंगे अगर जो है सरकार ऐसी चुपचाप बैठी रहेंगी। हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए, और आज व्यवस्थाओं के नाम पे जीरो है, मैं आपको बताऊं, सब जगह जीरो है। कोई जो है इम्प्लीमेंटेशन जो है सही तरीके से नहीं हो रही है। सरकार सिर्फ एक घोषणा कर देती है कि ये जो है हमने कर दिया है, राहत पैकेजेस दे दिए हैं। कहां है राहत पैकेजेस? अगर राहत पैकेजेस दे दिए जाते तो आज जो है ये लेबर जो है, ये बेचारे गरीब जो है, ये ऐसे सड़कों पे ना जा रहे। ये चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हमें कोई अनाज नहीं मिला, हम 5 दिन से भूखे पड़े हुए हैं, हम 5 दिन से भूखे हैं, बच्चों को दूध नहीं मिल रहा, बच्चों को खाना नहीं मिल रहा। चलिए, मैं और ये जो है सिर्फ एक झूठे सैफ खान साहब, ठीक है, अतवारा साहब आप बोल लीजिए, फिर अशोक पांडे साहब बोलेंगे। जी जी जी, मैं अजीत जी ये कहना चाहूँगा कि स्थिति भयावह है, स्थिति दयनीय हो चुकी है। देखिए, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, ये विश्व का अगर देखा जाए जो है तो चौथा जो है सबसे बड़ा प्रदेश है। मतलब विश्व के स्तर पर अगर देखा जाए तो चीन, अमेरिका, इंडोनेशिया के बाद 21 करोड़ की आबादी वाला चौथा सबसे बड़ा देश है, एक हिसाब सोचा जाए तो। और ये मामूली बात नहीं, ये मठ नहीं है, सिर्फ एक मठ को जो है, और मठ को चलाना, देखिए आजीवन आप मठ पर रह सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर आप आजीवन नहीं रह सकते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा, क्वारंटाइन की व्यवस्था दुरुस्त कर लें, अभी भी समय है, सचेत हो जाएं, सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं। अगर ये सावधान हो जाते हैं, सतर्क हो जाते हैं, सचेत हो जाते हैं, तो अभी भी स्थितियों को अपने अनुकूल लाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए कर्मठता की जरूरत है और योग्यता अनुसार काम करते हुए किसी तरीके से स्थिति को बदलने का प्रयास करें। मैं भाजपा पार्टी की सरकार से कहना चाहूंगा कि देश की जनता के साथ खिलवाड़ ना करें। देश की जनता, गरीब जनता बहुत पीड़ित है, परेशान है। विपक्ष से भी जो सहयोग लेना चाहें, हम जैसे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के लोगों से या माननीय शिवपाल सिंह यादव से भी अगर कोई सहयोग लेना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग तैयार हैं, विपक्ष के लोग तैयार हैं। लेकिन मेरा अंतिम शब्द यही रहेगा कि किसी भी मायने में गरीब जनता के साथ, कामगारों के साथ, श्रमिकों के साथ कोई ऐसा व्यवहार ना करें जिसकी वजह से इनको करोड़ों करोड़ की संख्या में अपनी जान गंवानी पड़ जाए। बस यही बात मैं कहना चाहूंगा। योगांतर पांडे जी, जो थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है, केवल उससे पता चल जाएगा कि कोरोना पॉजिटिव है नहीं है, ये है क्या ऑथेंटिक? स्क्रीनिंग से टेम्परेचर बताएगी। टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल होने के बावजूद आदमी, ऐसा हो सकता है एसिम्प्टोमेटिक कैरियर जिनको हम लोग कहते हैं, उनको कोई सिम्टम नहीं होते, वो सिर्फ स्प्रेड करते हैं। और थर्मल स्क्रीनिंग के साथ एक बात आपके बात में चूंकि आपने बड़ी अच्छी उठाई तो उसको जरूर महत्वपूर्ण सूचना दूं। थर्मल स्क्रीनिंग करने का एक तरीका होता है कि अगर कोई है तो वो शेड में थोड़ी देर बैठे, 2-3 मिनट 4 मिनट पानी वानी पी ले, माथे से पसीना और कोई तेल लगाओ तो उसको पोंछने के बाद उसके कनपटी के इलाके पे आप शरीर से 5 सेंटीमीटर दूर रख करके उसको स्कैनर मशीन को तब देखा जाता है। आप इससे ज्यादा दूरी से, जैसी फोटो बाजार में अखबारों में छपती हैं, जो वीडियो दिखाई पड़ते हैं, लोग उसको एकदम 3-3 फुट 4-4 फुट दूर से एकदम पिस्तौल की तरह इस्तेमाल करते दिख रहे हैं। इससे क्या होता है कि स्किन और थर्मल स्कैनर के बीच की जो हवा है उसका टेम्परेचर वो बताता है, ना कि सामने वाले के बॉडी का जिसको आप स्कैन करना चाहते हैं। ये मैंने अभी तक कभी भी किसी अच्छी फोटो में, किसी अखबार में, वीडियो में नहीं देखा कि कोई थर्मल स्कैनर को प्रॉपर यूज कर रहा हो और उसको 5 सेंटीमीटर तक शरीर के पास ले जाता हो। तो इससे भ्रामक जानकारी मिल रही है। और एयरपोर्ट पे जो मुझे लगता है कि जब इनिशियली एयरपोर्ट पे जब स्क्रीनिंग हो रही थी लॉकडाउन के ठीक पहले, तो इसी गलती की वजह से बहुत सारे लोग शहर के अंदर, देश के अंदर आ गए और उनको सबका जवाब आप दे दीजिए, क्योंकि इतना दूर स्कैनर कम से कम सलाह मान लीजिए, अगर अच्छी सलाह है तो अशोक पांडे साहब से बुराई क्या है? देखिए आपको बता दें, हमने हर गांव में क्वारंटाइन सेंटर बनाया है। जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनको क्वारंटीन कर रहे हैं, तब हम जाने दे रहे हैं। लेकिन ये सही बात है,
कि जो इस तरह से मजदूर आ रहे हैं उनकी भी व्यवस्था अब जल्दी ही ठीक होगी। सर मुझे समझ में नहीं आता कि जब सारी व्यवस्थाएं आपने कर दी हैं तो गांव तक कैसे लोग पहुंच गए, गांव में पहुंचे मजदूरों को क्यों कोरोना हो गया, मुझे सर समझ में नहीं आ रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी भी जगने की जरूरत है, जिनकी आंखें बंद हैं वो आंखें खोलें और व्यवस्था पर ध्यान दें। सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल के लिए बस इतना ही।